नाज़रीन, मुल्क में स्मगलिंग आम हो गई है, जिसके बायस आर्मी चीफ की जानिब से फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में जारी तमाम स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। मुल्क की मैशियत को बेहतर करने के लिए हर शहरी की तरह टीम एक्सपोज ने भी अपना फर्ज अदा किया और तहकीकात शुरू कर दी। मालूमात करने पर पता चला कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कस्टम अफसरान के खिलाफ मेगा करप्शन स्कैंडल केस खोल दिया है, जिसमें कस्टम के 2 अफसरान यावर अब्बास और तारिक महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार कस्टम अफसरान के कब्जे से 54 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी, 2500 अमरीकी डॉलर और 6100 दरम भी बरामद हुए। गिरफ्तार कस्टम हुकाम ने दौरान तफ्तीश बताया कि मोचको चेक पोस्ट से रोजाना की बुनियाद पर स्मगलिंग की मद में 5 करोड़ की वसूली थी। सिर्फ छालिया की मद में कस्टम अफसरान को हफ्ते की 6 करोड़ वसूली होती थी। गिरफ्तार कस्टम अफसरान ने दीगर अफसरान के नामों से भी पर्दा उठा दिया, जिनमें कस्टम कलेक्टर साकिब सईद, एक्सपोर्ट कस्टम उस्मान बाजवा और आमिर थीम शामिल हैं। इमरान दुर्रानी नामी शख्स सोराबकोट से सबसे बड़ा छालिया का कारोबार चला रहा है। सोराबकोट से छालिया को मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है, जिससे गुटखा बनता है। स्मगलिंग ताफ्तान बॉर्डर और चमन बॉर्डर से शुरू होकर कराची से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाती है, जिनमें गाड़ियों के टायर, ईरानी डीजल, पेट्रोल, कपड़ा, गाड़ियाँ, सिगरेट, बच्चों के खाने पीने की अशिया, छालिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और खाने पकाने की तमाम तरह अशिया मौजूद हैं। आखिर कैसे ये सामान बलूचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचता है, जबकि बलूचिस्तान से कराची तक तमाम इदारों की चेक पोस्टें मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कस्टम हुकाम की बनती है। पहले आपको दिखाते हैं कि बलूचिस्तान से ईरानी डीजल और पेट्रोल कैसे आसानी से मुंतकिल होता है। इन तमाम तर सवालात के जवाब के लिए टीम एक्सपोज ने रुख किया हब चौकी का, जहां पहुंचने पर पता चला कि कस्टम हुकाम को कोई होश ही नहीं। बलूचिस्तान से चलने वाले इस सिस्टम को एक पर्ची दी जाती है, जिसके पास वो पर्ची मौजूद हो, वो किसी भी चेक पोस्ट से कुछ भी बआसानी ले जा सकता है। स्मगलर्स की तलाश में टीम एक्सपोज निकली है आज हब रिवर रोड, और जहां से हम पहुंचेंगे हब चौकी, और हब चौकी से बलूचिस्तान के उन रास्तों को आज देखेंगे। उन रास्तों को देखा जाएगा जिन जिन रास्तों पर स्मगलिंग होती है, जिन जिन रास्तों पर छालिया, ईरानी पेट्रोल, डीजल और दीगर मेन अशिया की, खाने पीने की अशिया की स्मगलिंग होती है। कस्टम हुकाम किस तरह से स्मगलर्स को बाआसानी जो है वो छोड़ते हैं, किस तरीके से तमाम स्मगलिंग बलूचिस्तान से आने वाली जो मेन हब चौकी है, हब चौकी के जो चेक पोस्ट हैं, वहां से किस तरह गाड़ियां आती हैं। आज टीम एक्सपोज के साथ रहिएगा, तमाम चीजें अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। हम इस वक्त पहुंचे हैं मेन कस्टम चौकी। जब कोई भी गाड़ी बलूचिस्तान से आती है तो हब चौकी की जो मेन कस्टम चौकी कहलाती है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो बिल्कुल अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के बहुत ही खुफिया तरीके से कस्टम की चौकी को हम शूट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी कस्टम चौकी खाली है। ये वो मेन कस्टम चौकी है जो बलूचिस्तान से कोई भी चीज़ स्मगलिंग की रोकथाम के लिए यहाँ पर बनाई गई है। कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन कस्टम चौकी के बाहर दिन दहाड़े कोई मौजूद नहीं है। इतलात हैं कि जैसे ही यहाँ से सूरज ढलता है, यहाँ से बिल्कुल तमाम लोग चले आते हैं और एक पर्ची दी जाती है। वो पर्ची जो है जब पीछे से ही बलूचिस्तान से दे दी जाती है, वही पर्ची कस्टम की जो चेक पोस्ट है वहाँ पर वही पर्ची दिखाई जाती है। जितना भी माल हो आपके पास, नॉन कस्टम जो भी चीज़ हो, चूँकि वहाँ पर आप काला धन दे चुके होंगे, उसके बाद इस कस्टम चौकी से वो चीज़ बासानी क्लियर हो जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं कस्टम चौकी बहुत ही खुफिया तरीके से शूट करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसके साथ दीगर फोर्सेस भी मौजूद हैं जो अपना काम बाकायदगी से कर रही हैं। इसके साथ रेंजर्स की चौकी मौजूद है। अगर वहाँ मैं आपको दिखाऊं तो उस पर बाकायदा तौर पर लोग मौजूद हैं, तलाशी ली जा रही है, हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन उसी के साथ कस्टम की जो चौकी मौजूद है उस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई एहलकार बाहर नहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा, कोई नहीं है। जो भी नॉन कस्टम सामान यहाँ से जाए आए, कस्टम
की तरफ से कोई रोकथाम नहीं है। इतनी सख्ती के बावजूद कस्टम की तरफ से अब तक रोकथाम ना होना, ये एक सवालिया निशान है। अब से कुछ देर कबल मैंने आपको एक खुफिया तरीके से दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर कस्टम जो है वो गाड़ियाँ नहीं चेक करती। ये मेन मोटको चेक पोस्ट है। जब भी कोई भी गाड़ी जब बलूचिस्तान से हब चौकी से होती भी आती है तो इससे पहले हब चौकी पे और विंदर पर जो है वो तलाशी ली जाती है। इसके बाद मोचको चेक पोस्ट है जो जहाँ से कस्टम क्लियरेंस होती है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको इस वक्त भी दिखाए, मैं इस रोड का मंजर दिखाऊँ आपको, तो ये वो रोड है जो बलूचिस्तान से आ रहा है और बलूचिस्तान से आते हुए सीधा कराची जा रहा है, जबकि दूसरा रोड जो है वो कराची से आ रहा है। कराची से आते हुए इसी तरीके से बलूचिस्तान की जानिब जा रहा है। एक जानिब इधर पुलिस की जो मोबाइल है कस्टम की वो खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई असरात सामने नहीं है। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो चेक पोस्ट है यहाँ से बलूचिस्तान से जाने वाली, वहाँ पर भी आपको बाकायदा तौर पे दिखाई देगा कि जितने कस्टम के एहलकार खड़े हैं किसी गाड़ी को नहीं रोक रहे, किसी को नहीं पूछ रहे, कोई तलाशी नहीं ली जा रही। जबकि शाम का वक्त है, पीक आवर्स हैं, पीक आवर्स से ये यहाँ और यही वक्त होता है स्मगलिंग का। और जैसे ही यहाँ पर रात ढलेगी स्मगलिंग मज़ीद उरूज पे चली जाएगी। इसी तरीके से सेम सिनेरियो रहेगा, कोई आने जाने वाली गाड़ी को नहीं पूछा जाएगा, नहीं चेक किया जाएगा। यही वजह है कि कराची के अंदर छालिया, ईरानी पेट्रोल, ईरानी डीजल बहुत बड़ी तादाद में बलूचिस्तान से स्मगलिंग होकर आ रहा है। और साथ ही साथ ईरानी प्रोडक्ट्स, खाने पीने की, बच्चों की अशियाँ मुज़र सेहत भी हो सकती हैं। सिंध फूड अथॉरिटी से जब सिंध में आती हैं तो सिंध फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड भी नहीं होती, दीगर गवर्नमेंट इदारों से रजिस्टर्ड नहीं होती। एक बड़ा इकोनॉमिकल जो क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है उसकी वजह ये भी है। इन तमाम मकामात से ये सामान स्मगल होकर कराची बल्दिया के बस टर्मिनल पहुंचता है और वहां से मुल्क के अलग अलग जगहों पर बसों और रक्शों में मुंतकिल होता है। छालिया और कुछ ईरानी सामान कराची के जोड़िया बाजार पहुंचाया जाता है। दो ये भी ले लो, बच्चों के लिए ले लो ना। हाँ, वो किसको दोगे? अच्छा तो ये ले लो ये। और क्या लेना? क्रीमी चेक नहीं करी। बाबा ये भी रानी है, ये रानी 40 रुपए की लेना। मैं चाहिए टीम एक्सपोज ने जोड़िया बाजार पहुंचकर छालिया की खरीदारी की। खाली क्या किलो? चलिए ये 1000 रुपए किलो। ये वाली वो भी 1000 है। कट्टा बनता है। मकसद कौन सी 3 नंबर है, कौन सी है? 2.5 नंबर। अभी वाली नहीं है, सब्जी हो गई एक ही है। टीम एक्सपोज पहुंची हब चौकी के बाद कराची से बाहर जाने वाले रास्ते सुपर हाईवे, जहां पहुंचकर इस बात का अंदाजा हुआ कि कस्टम हुकाम की कराची से बाहर जाने वाले रास्ते पर कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं, जबकि आने वाले रास्ते पर मौजूद चेक पोस्ट पर कस्टम की गाड़ी तो खड़ी थी, ताहम कस्टम हुकाम गायब नजर आए। मैं इस वक्त कराची टूल प्लाजा पहुंच चुका हूं और जैसे ही मैं आज बात बताऊं कि आपको खास तौर पे स्मगलिंग पर हम आज का टॉपिक है हमारा, और स्मगलिंग बलूचिस्तान से होती हुई कराची पहुंचती है। कराची की हब चौकी के बाद जो है वो जितने स्मगलर्स हैं वो तमाम वो रास्ते इख्तियार करते हैं जो हाईवे के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुबैना तौर पर कस्टम की मिली भगत से कराची में स्मगलिंग अब तक नहीं रुक सकी है। कई मरतबा कई इदारों ने, इवन के आर्मी चीफ की जानिब से भी स्मगलिंग पर नोटिस लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस वक्त सोराब कोट पर हूँ। सोराब कोट से टूल प्लाजा तक एक भी कस्टम की गाड़ी नहीं दिखी। रास्ते में पुलिस ज़रूर तलाशी लेते हुए दिखी, रेंजर्स ज़रूर तलाशी लेते हुए दिखी, लेकिन कस्टम हुकाम आखिर कहाँ हैं? कैसे कराची में नॉन कस्टम सामान आता है, कैसे कराची में नॉन कस्टम चीज़ें आती हैं, कैसे ईरानी पेट्रोल और ईरानी डीजल की स्मगलिंग हो रही है, किस तरीके से बड़ा छालिया का कारोबार हो रहा है कस्टम की मिली भगत के बावजूद। मैं इस वक्त मेन सुपर हाईवे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वो टूल प्लाजा है जिसे क्रॉस करने के बाद कराची की हदूद ख़त्म हो जाती है। टूल प्लाजा तक कोई कस्टम की चेक पोस्ट मौजूद नहीं है। जिस वक्त गाड़ी बलूचिस्तान से हब चौकी पहुँचती है, हब चौकी से नार्दन बाईपास का जो लिंक रोड है, रास्ता
है नादन बाईपास का, वो लिया जाता है, जिससे गाड़ी सुपर हाईवे पे आ जाती है। इसी सुपर हाईवे पे गाड़ी पहुंचती है स्मगलिंग की, और उसके बाद यहीं से कराची से जब बाहर जाती है तो कराची से बाहर जाने के लिए यही रास्ता लिया जाता है। आज से चंद दिन कबल जो है मोटरवे पुलिस की मदद से हैदराबाद में जो चालिया की स्मगलिंग थी, हमने खुद यहाँ पर खड़े होकर नाकाम बनाई। ना हमारी इलाके पुलिस की जानिब से कोई मदद की गई, ना कस्टम की जानिब से मदद की। जब हम पहुँचे, गाड़ी पकड़ने का फैसला किया, तो तमाम इदारों ने जो है वो सिस्टम कह के, एक लफ्ज़ सिस्टम कह के हटा दिया, जिसके बाद जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से मदद की गई और मोटरवे पुलिस के साथ हमने इस घिनौने धंधे को रोका। जब हम एज अ मीडिया पर्सन या एज अ मोटरवे पुलिस इस गौरख धंधे को रोक सकती है, तो कस्टम आखिर क्यों सो रहा है? कस्टम अपना काम, अपनी ड्यूटियाँ क्यों अंजाम नहीं दे रहा? यही वजह है कि कराची में स्मगलिंग इस वक्त करना बहुत आसान है। मैं इस वक्त कराची के मेन टूल प्लाजा पे पहुंच चुका हूं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो टूल प्लाजा है। यहाँ पर कोई कस्टम का इदारा मौजूद नहीं है। यहाँ पर कस्टम को मौजूद होना चाहिए। कस्टम की जानिब से कोई चेकिंग नहीं है। पीछे वही बात है कि हाईवे के ऊपर रेंजर्स पुलिस तमाम गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन कस्टम मुकाम मौजूद नहीं है जो स्मगलिंग की रोकथाम है, और ख़ास तौर पे स्मगलिंग। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक सुजुकी गुजर रही है, उसके ऊपर अजीब सा कपड़ा डाला हुआ है। इसके अंदर क्या सामान जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कोई कस्टम मुकाम नहीं है जो इसको रोके, पूछे कि क्यों, आखिर कहाँ आराम से कराची का टूल प्लाजा क्रॉस कर दिया जाता है। और दूसरी स्मगलिंग जो है वो गाड़ियों के अंदर हो रही है। बड़ी गाड़ियों में इसकी स्मगलिंग की जा रही है। छालिया की स्मगलिंग की जा रही है। ईरानी पेट्रोल, डीजल की तमाम स्मगलिंग की जा रही है। बहुत सख्ती की गई है आला हुकाम की जानिब से कि इस स्मगलिंग को रोका जा सके, लेकिन कस्टम कहीं नज़र नहीं आ रहा। ये मेन सुपर हाईवे है, मेन कराची का टूल प्लाजा है। यहाँ पर अब तक कोई कस्टम हुकाम का ऐसा अमला नहीं पहुँच सका है जो इस चीज़ को चेक करे, कोई स्नैप चेकिंग लगाए। अलबत्ता यहाँ से जाने वाले रोड पर कस्टम चौकी ज़रूर बनाई गई है, जहाँ पर भी मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ भी कोई पूछगीछ नहीं है, वहाँ भी कोई पूछने वाला नहीं है। कराची से आना जाना आसान है, कोई भी चीज़ स्मगलिंग करना आसान है। दीगर फोर्सेस ज़रूर इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन जिसका काम है वो अब भी होश के नाखून नहीं ले रही। खुदारा कस्टम मुकाम इस चीज़ को नोटिस ले और ये गोरख धंधे को रोके, ताकि हमारी मुल्क की मैशत बहाल हो सके। बिल्कुल, मैं इस वक्त मेन सुपर हाईवे पर ही मौजूद हूँ और मेन सुपर हाईवे पर मेरे अकब में आप कस्टम की चेक पोस्ट देख सकते हैं। ये वो कस्टम की चेक पोस्ट है जिसका काम है जब गाड़ियाँ कराची में इंटर होती हैं हैदराबाद से या दीगर मकामात से, सुपर हाईवे से जब किसी भी जगह से गाड़ी आती है, इंटर होती है, उसे चेक करे। लेकिन कस्टम वाले इस वक्त किस तरीके से आराम से बैठे हुए हैं, किस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कस्टम की एक गाड़ी भी खड़ी हुई है वीगो, ना ही कोई कस्टम का बाहर सिपाही मौजूद है, ना ही उस गाड़ी को स्टार्ट रखा गया है कि किसी के पीछे लग सके, ना ही कोई चेकिंग की गई है, ना ऐसा लगता है देख के कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है इनके पास, ना ही इनको ऐसा देख के लगता है कि इनका कोई इरादा है कि अगर कोई स्मगलिंग वाली गाड़ी आ रही है उसे रोकें, उसे पकड़ें। इसको इस तरह से इसकी कंडीशन है कस्टम चौकी की इस वक्त, इस तरह से सिचुएशन है कि इसे देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, कि सोच भी नहीं सकते जो कस्टम वाले हैं कि वो किसी के पीछे लगेंगे या किसी को रोकेंगे, किसी को पकड़ेंगे। इसी तरीके से कस्टम की खामोशी है और इसी खामोशी की वजह से शहर के अंदर स्मगलिंग आम हुई हुई है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये वो टूल प्लाजा है। जब भी कोई गाड़ी बलूचिस्तान से कराची में इंटर होती है तो इंटर होने के बाद पहला रास्ता जो है वो हबीबर रोड का लिया जाता है, जो बल्दिया टाउन से होता हुआ कराची में इंटर होता है। दूसरा रास्ता वो जब गाड़ियां कराची से बाहर निकलती हैं, कराची से बाहर की तरफ मुंतकिल होती हैं, तो फौरी तौर पर नादन बाईपास का रास्ता लिया जाता है। बलूचिस्तान से आने वाली गाड़ी हब पहुंचती है, हब पे नादन बाईपास का रास्ता लिया जाता है। नादन बाईपास के रास्ते के बाद यहाँ से गाड़ी सुपर हाईवे पे जाती है। ना इस मुकाम पर
आपको कोई कस्टम की चेक पोस्ट नज़र आएगी, ना इससे पहले कोई कस्टम की चेक पोस्ट नज़र आएगी। जो सुपर हाईवे पे टूल प्लाजा तक कोई आपको कस्टम मुकाम नहीं दिखेंगे, माँ सिवाय सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो कराची जब बलूचिस्तान से इंटर होते हैं तो हब चौकी के अलावा कोई कस्टम की चेक पोस्ट मौजूद नहीं है। और यही वो तमाम एरियाज़ हैं जहाँ से कस्टम का सामान जो है वो दीगर जगहों पर मुंतकिल होता है। पहले इतलात ये हैं कि यहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद इन्हीं सुपर हाईवेज़ के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर माल पहुँचाया जाता है। एक ये भी कुछ लोगों की जानिब से ये दावा किया जाता है कि सोराब कोट के अंदर बड़े बड़े गोदाम के अंदर बड़े पैमाने पर छालिया और दीगर स्मगलिंग का आइटम मौजूद है, जिसकी जो बाकायदा तौर पर करोड़ रुपए मालियत रखता है और वो माल स्टोर हुआ है। यही वजह है कि कस्टम कोई काम नहीं कर रही। इसकी वजह से ना कोई कस्टम के रोड पर चेक पोस्ट नज़र आ रही है, ना कहीं पकड़ दकड़ नज़र आ रही है। कस्टम की करप्शन के बाइस स्मगलिंग शहर के अंदर बहुत आसान हो गई है। कस्टम की करप्शन अगर रुक जाए तो शहर में जो है वो स्मगलिंग ना हो। मैं इस वक्त सोराब रोड पहुंच चुका हूं और सोराब रोड की एक ईरानी मार्केट है जहां पर बॉर्डर से नॉन कस्टम सामान स्मगल होकर आता है। हैरत की बात है कि कस्टम मुकाम को ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब उन दुकानदारों के पास जाऊँगा जो कि सरेआम फ़रोख्त कर रहे हैं किसी डर और खौफ के बगैर। उनसे बात करूँगा और जल्द आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल, मैं इस वक्त सोराब कोट पहुँचा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सस्ते दामों तमाम वो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो हमारे मुल्क के अंदर महंगी है। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये जो इनके ऑनर हैं उनसे पूछते हैं जो इस शॉप के ऑनर हैं। और इनमें जो अगर एक्सपायरी की बात की जाए तो 2023 से 2025 तक की इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। हाजी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे हाजी साहब, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल खैरियत, अल्लाह का करम है। मैं शुक्रिया अदा करूँ मेट्रो वन कराची का कि वो वक्तन फ़वक्तन आवाम को आगाह करते जा रही है। मैं इस वक्त ईरानी स्टोर में खड़े हुए हैं जो इसमें तकरीबन 60% ईरान है और 40% पाकिस्तानी भी हैं। और पाकिस्तानी वो माल है जो हमें फैक्ट्री या उसे सस्ता लेके यहाँ पर आवाम को सस्ता देता हूँ ताकि उसको फ़ायदा पहुँचाए। इस महंगाई के दौर में, इस तबाही के दौर में बिल्कुल आवाम तबाह बर्बाद है। अपना एक टेम रोटी मुश्किल से, 3 टेम नहीं, 1 टेम मुश्किल से वो पाल रहे हैं। वो किराया देवे, 40,000 रुपये तनख्वाह में किराया देवे, बिजली का बिल देवे, गैस का बिल देवे, बच्चों का ट्यूशन पढ़ावे, बच्चों का तालीम करवावे, या वो अपने अस्पताल या कोई और इसमें कर ले, वो पूरा नहीं होता है। तो इसमें अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आम समाजी कारकुन ने मैंने ये चीज़ें बिल्कुल आधी कीमत पे लगाया हुआ है और मैं ईरान के शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या कस्टम क्लियर हो के आती है? जी बिल्कुल, वो क्लियर आता है, परमिट होता है। जी बिल्कुल, कि किसी के पास परमिट, जो इसने परमिट बनाया हुआ है वो लीगल के तौर पर आता है। तो ये चीज़ें हमें आस्था आता है कि ये चीज़, पहले मैं इस शैम्पू से बोल रहा हूँ कि ये शैम्पू एक जम्बो चीज़ है, 750 ml है। ये यहाँ पर 350 रुपये की है। ये वैसे भी ये पाकिस्तानी जो है 1750 रुपये की है। इतना शैम्पू अगर दूसरी आप देख सकते हैं कि एक शैम्पू के अंदर कितना फ़र्क है। ये 350 रुपये में फ़र्क कर रहे हैं, जबकि नॉर्मली 1700, 1800, 2-2, 2,500 रुपये की भी क्वालिटीज़ के ऊपर शैम्पू उसकी मौजूद हैं, जबकि ये ब्रांडेड शैम्पू है, पाकिस्तानी शैम्पू नहीं है। ब्रांडेड है, ये बहुत मुस्लिम मुल्कों में चलता है। और ऐसे में हर चीज़ का आपको जब कीमत बताता चलूँ तो आप यहाँ पर टेम काफ़ी लगेंगी। हमारे पास ये टाफियाँ, ये केश, ये चॉकलेट, ये सर्फ, ये बिस्किट, इसमें मकसद से बहुत सी मरबे हैं, शहद हैं, आटा जो है और तेल जो है वो ईरान से आता है और पाकिस्तानी तेल भी है। आटा तो सारी पाकिस्तान का है, हमारे सारे चावल जो है पाकिस्तानी है। लेकिन ये है कि हमारी कीमत जो है हम दुकानों और स्टोरों से, मकसद ये है कि वहाँ से कम कीमत में है। जो चावल मकसद वहाँ पर 400 रुपये की, वो हमारे पास 340 रुपये की है। जो चावल 340 के, वो हमारे पास 300 रुपये के। हमारी पाकिस्तानी चावल है जो हमें डायरेक्ट वहाँ से ख़रीद करके यहाँ पर लाता है, डायरेक्ट पंजाब से। मकसद वो 1 नंबर चीज़ है और मकसद कीमत हर चीज़ में हमारी 50, 60, 70 रुपया कम है। इस वजह से अगर पाकिस्तानी चीज़ है तो मैं उसको भी कम कीमत से बेचता हूँ। अगर ईरान की है तो ईरान का भी लीगल के तौर पर हमारे पास परमिट सिस्टम है, हमारे पास हमने लाया, हम आधी कीमत पे उसको देता हूँ। अच्छा भाई साहब, 1 लीटर ऑयल नॉर्मली कितना है और आपके पास कितना है? नॉर्मली मकसद ये एक आयात होता है जो ईरान की है, एक इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया की हमारी 420 रुपये का पड़ता है, जो मकसद वो जमता नहीं है और मसालन को मीठा लाता है
और दूसरी ये कि हमारी जो उड़ता नहीं है वो, अगर एक पाव डाले तो एक पाव रहेगा, आधा किलो डाले तो आधा किलो रहेगा। उसमें मलेशिया की और ईरान की एक ही जैसी क्वालिटियाँ हैं, और ईरान की हमारी हैं जो 500 रुपये किलो पड़ता है ईरान की, और मलेशिया की 420 का पड़ता है। मकसद ऐसी है कि वो सस्ता है पाकिस्तानी से, जो किसान है या तो डालडा का तेल है उससे काफ़ी सस्ता पड़ता है। भाई साहब, एक नॉर्मल आदमी एक घर का राशन आपके पास लेके जाए, यहाँ से जाते हुए एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि उन्हें कस्टम, पुलिस या दीगर ईरानी प्रोडक्ट्स के ऊपर तंग करती है। इस तरह का अगर कोई राशन लेने आए आपके पास और वो जा रहा हो तो फिर क्या तरीके का? बात आपकी बहुत अच्छी है, माकूल है। सब दुकानें ऐसे नहीं है कि जिसके पास परमिट नहीं है या जिसके पास उसका लाइसेंस नहीं है। ये बहुत सी लोगों के पास इसके लाइसेंस हैं, जो पाकिस्तान और ईरान ने अपना मायदा किया हुआ है, और इसके तौर पर बहुत सी दुकानें हैं जिसके पास नहीं है। लेकिन गरीब दुकानें, यहाँ से गरीब लोग आता है, दरपदर लोग आता है, मिस्किन लोग आता है, वो इसे फ़ायदा उठाता है। हम यहाँ पर न कोई गुटखा बेचता है, न कोई चालिया बेचता है, न कोई सिगरेट बेचता है, न कोई कपड़ा बेचता हूँ, न कोई टायर बेचता हूँ। यहाँ पर सिर्फ वो है कि गरीबों की जो तबाह बर्बाद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके फ़ायदे के लिए ये। हाजी साहब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं जो लोग महंगे दामों खरीदते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अचार भी यहाँ पर मौजूद है, ऑयल भी डिफरेंट क्वालिटीज़ के मौजूद हैं। जो है वो चेरी है बॉक्स पैक, डिफरेंट शैम्पू मौजूद हैं, डिफरेंट फेस वॉश मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटीज़ के फेस वॉश हैं। इसी तरीके से जो है वो चॉकलेट्स हैं बच्चों की। आज तक ये बच्चों की चॉकलेट कितने की है? 330 रुपये की। वैसे आम कितने की है? ये बहुत महंगा है, 450-490 रुपये की। और ये आप देख सकते हैं एक और ये सॉसेज जो है ये हमारे पास 200 रुपये की है, वैसे 450 रुपये की। हर चीज़ जो है वो तकरीबन आधे दामों यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरीके से जो है वो ये जैम जेलीज हैं। ऐसा भी जैम जेली 180 रुपये की है, वैसे 800 रुपये की। 380 और 800 का फ़र्क आप समझते हैं कितना होता है? ये आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क आ चुका है। कस्टम हुकाम की जानिब से मुल्क के ताजरों को परेशान किया गया। ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग रूज पर लाने के लिए पोर्ट से निकलने वाली कस्टम क्लियर पेट्रोल की गाड़ियों को भी कस्टम की जानिब से तंग किया जाता है, जिस पर ताजरों की जानिब से कई बार एहतजाज भी किया गया। कस्टम वाले ने हमारे से 1 लाख रुपया लिया है। अच्छा, सही 1 लाख लिया है। मोबाइल हमारा उठाया है। दूसरा हमारा गाड़ी का जितना डीजल था वो सारा गिरा दिया है। डीजल हमारा कस्टम कराची वाले ने सारे गाड़ियों में डीजल भरा हुआ है। सर तुम आओ, हमारा सारे तुम आओ चेक करो, आओ हमारे साथ सारे गाड़ी को हमारे से पैसा लेता है, हमारे से रिश्वत भी लेता है। पैसा भी मेरे हाथों से लिया है। मैंने वोट दिया है, अकबर उसका नाम है, गाड़ी को मंगवाया खुद उसने, मैंने अपने हाथों से पैसा दिया। डीजल चेक करो सर, तुम आओ डीजल चेक करो, डीजल कितना गिरा है हमारा। डीजल 1 लाख गाड़ी चोरा है, 2-3 गाड़ी चोरा है। इंसाफ चाहिए हम लोगों को। सारों गाड़ियों को चेक करें, सारे गाड़ियों में ईरानी डीजल है। सरकार को बोलो लोगों का गुंडागिरी नहीं चलेगी। ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मुताबिक कस्टम क्लियर पेट्रोल की गाड़ियों को रोककर तमाम तर ऑयल रोड पर बहाया गया और गाड़ियों को छोड़ने के लिए रिश्वत का भी मुतालबा किया गया। वो आपने पकड़ा क्यों है? ये तो फिर जब पता चलेगा पकड़ा क्यों। मसला नहीं है सर जी, मैं यही कह रहा, अभी जो होना तो हो गया। मैं तो आपको वही कह रहा, अभी जो आगे की दुनियादारी है, कोई लेन देन जो आप बता सकते भाई, वो क्या है? वो पंप वाले को पता है कि किससे बात करनी है, आप उससे बात करो। बस अभी सर जी मैं तो आपसे बार बार अर्ज इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ हो सकता है, कुछ दुनियादारी कोई मसला मसाइल, हम आपके साथ हर चीज के लिए ताउन के लिए तैयार हैं। अभी आप आगे बताएं। आपको मैंने रास्ता दिया है, आप उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। वो हम तो जा रहे, वो बस बात नहीं करना चाह रहे, वो बोलते खुद करो भाई, ये वो नहीं। उसके पास दूसरा बंदा है कराची का, उससे बात करो आप। कौन है कराची का? ये मेरे इल्म में नहीं है, आप मालूम कर लो। पंप वाले के पास? हाँ, कराची का कोई बंदा है? हाँ, कराची का कोई बंदा है, आप उनसे
चलो मैं बात दफ्तर पहुंच गया तो फिर कोई बात नहीं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अभी मैं अपने तौर पे कर रहा हूँ, मैं हर चीज तावन के लिए इंशाल्लाह जो आप बोलोगे सारा सिस्टम के लिए तैयार है। बिल्कुल हम बिल्कुल जो आप बात करो हर तावन के लिए तैयार है, इसीलिए तो फोन कर रहा हूँ बार बार। तो मैं किसी बंदे का आपको नंबर दे रहा हूँ, नंबर दे दो, जो भी मसला मसाइल है मैं बिल्कुल डील कर दूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई वो समझ तो कहता है भाई मेरी चीज ही नहीं है, ये आसमान से उतर के आई। चेयरमैन ऑयल टैंकर एसोसिएशन मीर शम्स शवानी के मुताबिक इनकी जानिब से इस्लामाबाद में कस्टम हुकाम के नाजायजियों के खिलाफ शिकायत भी की गई। बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त मीर शम्स शवानी मौजूद हैं, ऑयल टैंकर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जब ऑयल के टैंकर्स रोड पर निकलते हैं तो किस किस्म की मुश्किलात होती हैं, साथ ही साथ कस्टम चेक पोस्ट, मोचको चेक पोस्ट जो मैं आपको दिखा चुका हूं, और वहां पर जो पुलिस है वो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के चक्कर में रहती है, कोई कानून को फॉलो नहीं करती। वो इनसे पूछते हैं। कैसे शम्स साहब? आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है। गुजारिश है कि कस्टम और मोचको चेक पोस्ट 1 अरब रुपए का हमारी टोटल गाड़ियां बाइकों से कराची में होती है, जिसमें बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान का भी सप्लाई है। 3000 गाड़ियां जब आते हैं तो हमारे ओरिजिनल गाड़ियां, हमारा स्मगलिंग के साथ कोई वास्ता नहीं है, ओरिजिनल गाड़ियों को पकड़ के कस्टम 5000 रुपए लेता है, 3000 मोचको लेता है, और कस्टम एक दिन का 1 अरब कलेक्शन करता है। रात को 10 से 12 बंदे असला बरदार और डंडा बरदार गाड़ियां शीशे तोड़ते हैं, और कस्टम से कोई पूछने वाला नहीं है। 1 अरब इस्लामाबाद FBR बता जाता है। इस पे खुदारा जो हमारे माई बाप आर्मी चीफ ने जो ऑपरेशन किया है, असल जो कारकर्दगी है शहरों में तमाम तर जगहों में कस्टम से क्लियर हो के, कोस्ट गार्ड और कस्टम से क्लियर हो के, तीसरा इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, तीसरा जितने भी बॉर्डर्स हैं इन तीनों पे चेक बैलेंस किया जाए, इन माफियाज पे आड़ डाला जाए। तमाम तर पूरे पाकिस्तान के स्मगलिंग में सबसे बड़ा जो किरदार है, जो माफिया है, वो कस्टम है। देखिए आपने कस्टम का कहा, किस तरीके से 1 करोड़ डेली का वो कमाते हैं? देखिए वो डेली गाड़ियों से जो जितने भी ट्रांसपोर्ट है, किसी से 2000 लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, किसी से 5000। वो ईरानी स्मगल तेल जो आ रहा था अरसा दराज से, अब तो हमारे फोर्सेस ने बंद किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जितना भी ईरानी स्मगलिंग का तेल आ रहा था, कस्टम की मिलीभगत से आ रहा था ना? बिल्कुल, कस्टम जो है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी सूबे हमारे 3, कस्टम और कोस्ट गार्ड से पास हो के, तीसरा जो है ना इनका फरीक फिर पुलिस बनता है, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस। जैसे यहाँ पे मोचको है वो आता है, सबके एक पर्ची बनता है, पर्ची पे जो है ना पर्ची दिखाते हैं, पर्ची जो है ना पर्ची में 2000 रुपए का होता है, 2000 रुपए में 500 कोस्ट गार्ड का होता है, 500 कस्टम का, 500 पुलिस का होता है। ऐसे तकरीबन एक दिन में 9000 गाड़ियां जाता है, तो करोड़ों खरबों रुपए जो है ना करता है, जिसमें सबका सरपरस्ती कस्टम करता है। अच्छा आपने ये बताया, अच्छा ये बताया कि बहुत बड़ी तादाद में पिछले कई टाइम से ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग जारी थी, जिसमें आपने बताया कि आप लोगों की गाड़ियां नहीं थी, तो ये कहाँ, कराची में कैसे आता था, कहाँ जाता था, किन किन जगहों पे सप्लाई होता था, है आपको मालूमात? ये देखे कराची तो क्या, ये तमाम तर पूरे ये पंजाब तक कस्टम लाइन लेता है, कस्टम अरबों रुपए लाइन लेता है, कस्टम के साथ कोस्ट गार्ड पुलिस भी मिलता है। पहला लाइन कस्टम का होता है, एक गाड़ी पे कस्टम जो है ना 50,000 भी लेता है, लाख भी लेता है, कैपेसिटी के ऊपर होता है। हर ट्रांसपोर्ट का एक अपना हिसाब होता है। कस्टम ये तमाम तर गाड़ियों के पैसे लेके कोस्ट गार्ड और पुलिस को गाइड करके फिर ये बॉर्डर से क्रॉस होता है, और हमारे बदकिस्मती से जितने भी हमारी गाड़ियां हैं, इनके वजह से हमारे खरबों रुपए का गाड़ियों के इंजन को नुकसान हुआ है। वाइट स्पिरिट आता है उसमें, कस्टम इनको क्लियरेंस देता है ईरान बॉर्डर से, तफ्तान से। हमारे पूरे पाकिस्तान में जो असल कारकर्दगी है, असल जो सबसे बड़ा माफिया है जिनको कंट्रोल करना चाहिए, कस्टम FBR को 1 अरब का देता है, यही कलेक्शन करके इस्लामाबाद तक ये बता जाता है। अच्छा मुझे एक और बात बता दें कि आखिर क्या वजह है, कितने 1 लीटर में इनको, इन माफियाज के लोगों को कितने रुपए का 1 लीटर में फ़ायदा होता है, जो ये काम नहीं छोड़ रहे ईरानी डीजल और स्मगलिंग का? देखिए एक अरसा हो गया, ये ऐसे माफियाज है कि इनको मैं आपको कह रहा हूँ कि खरबों रुपए ये इस्लामाबाद तक जाते हैं। ये पूरा चैन है, पूरा सिस्टम है। या जब तक इन पे हाथ नहीं डाला गया है, इनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक जो कलेक्टर है,
एक एक कलेक्टर का करोड़ों रुपए के घर है, सबके डीएचएस में घर है। आजकल कलेक्टर का कोई हैसियत नहीं होता है और डिप्टी कलेक्टर का कोई हैसियत नहीं होता है। अगर आप इन पे चेक बैलेंस रखें, इन पे ऑपरेशन करें, एक कलेक्टर आपका जो है ना वजीर आजम से ज्यादा ताकत और वजीर आजम से ज्यादा असर रसूख रखता है। ये तो बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है इनकी जानिब से कि कस्टम का एक कलेक्टर जो है वो इतना असर रसूख करता है कि उसके वज़ीर आज़म तक रसाई होती है, इतना असर रसूख करता है कि इतना पैसा उनके पास होता है। ये बातें तो आप कर रहे हैं, मेरा आपसे सवाल है कि 1 लीटर डीजल या पेट्रोल ये बलूचिस्तान से कितने का लेकर कराची में कितने का बेचते होंगे स्मगलिंग का? क्योंकि नॉर्मली मैं एक पेट्रोल पंप पर जाता हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए, मुझे तो वो सेम प्राइस में मिलेगा। देखिए, गुजारिश है कि ईरानी पेट्रोल जब ये ले आते हैं ना, तो ईरानी में पाकिस्तान में टोटल 10 से 12 रुपए का डिफरेंस होता है। तो जब ये वहाँ से क्लियरेंस करते हैं तो ये टोटल एक गाड़ी पे अगर आप 1 लीटर पे 2 से 3 रुपए का मार्जिन रख के ये लाइन देते हैं। जब तक ये लाइन नहीं देंगे, यहाँ से लेके आपका गिलगित तक कस्टम का, कोस्ट गार्ड का, पुलिस का और लाइन फोर्सेस का जो है ना इसमें बता होता है, तो ये फिर चलता है। यहाँ से लेके गिलगित तक ईरानी जाता है इसी कस्टम के सरपरस्ती में, आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा चले, आपने अपने इदारे की तरफ से कभी कस्टम की या दीगर किसी इदारों की शिकायत की हो और उस पर कोई एक्शन हुआ हो? बिल्कुल, हमने डीजी कस्टम को लिखा है, हमारे गाड़ियों को पकड़ा जाता है, मैं आपको प्रूफ दूंगा। हमारे गाड़ियों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमने इसके लिए रोड ब्लॉक भी किया है। हमारे कस्टम में अभी कुछ अर्सा पहले मैं आपको फुटेज भेजूंगा, हमारे ड्राइवरों को पकड़ के ज़दकोब करके उनसे पैसे भी लेके पाकिस्तानी गाड़ी को कस्टम अंदर ले जाके अपने गुदामों में उसके पाकिस्तानी तेल बेच के करोड़ों रुपए का ईरानी करके केस कर रहा है। आज तक कोई उससे पूछने वाला नहीं है। ये तो कस्टम की जानिब से बहुत ही ज़्यादा जुल्म है। दूसरा, गाड़ियों का कारोबार भी एक बहुत बड़े तादाद में हो रहा है। बलूचिस्तान से अखबार ट्रांजैक्शन गाड़ियाँ आती हैं, कराची में बिकती हैं, उसमें भी कस्टम इन्वॉल्व होता है। इस तरह का क्या इंकशाफ करेंगे? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्मगलिंग में 100 में से 80% स्मगलिंग में, और जितने भी गाड़ीज है, जितने बॉर्डर्स है, अफगानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, 3 बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, जेकाबाद बॉर्डर, ये सिंध जो यहाँ का बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर्स में 100 में से 80% स्मगलिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना कस्टम इन्वॉल्व है। वो क्लियरेंस दे के फिर यही कस्टम के लोग जो है ना बाकी इदारों को लाइन देते हैं। बिल्कुल, जिस तरह आर्मी चीफ ने सख्त नोटिस लिया है, स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाने की तमाम इदारों को हिदायत की है, उसी तरीके से इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, खासकर कराची के अंदर, सिंध के अंदर स्मगलिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर ये कस्टम हुकाम सही हो जाएं और प्रॉपर तरीके से अपना ईमानदारी से काम करने शुरू हो जाएं, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे मुल्क के अंदर से स्मगलिंग जैसी नासूर चीज़ खत्म हो जाएगी। कराची से बाहर जाने वाली छालिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए टीम एक्सपोज की जानिब से कस्टम हुकाम और पुलिस से राब्ता किया गया, ताहम लफ्ज सिस्टम कहकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सुपर हाईवे पर मौजूद मोटरवे पुलिस की मदद से कराची से हैदराबाद जाने वाली गाड़ी टीम एक्सपोज ने पकड़ ली। नाज़रीन, टीम एक्सपोज जराइम पेशा अफराद और सिस्टम के किसी भी खौफ में न आते हुए अपने नाज़रीन तक सच पहुँचाती रहेगी और आप हमें हमेशा ऐसे अनासिर का पीछा करते देखेंगे।